हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र। हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने भू आकृति विज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ा था, उच्चावच के बारे में पढ़ा था, अलग अलग तरह के उच्चावचों के बारे में पढ़ा था। मतलब प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच के बारे में पढ़ा था। भू आकृति विज्ञान की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र। मतलब और विषय क्षेत्र क्या होता है, अब हम तो ये पढ़ेंगे टॉपिक कि भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र। भू आकृति विज्ञान हमने जान लिया है कि भू आकृति विज्ञान क्या होता है। अब भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र, तो विषय मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और क्षेत्र मतलब एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ, विषय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक दिया हुआ है तो उसके अंदर हम किस किस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, किस किस विषय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसे ही कहते हैं विषय क्षेत्र। तो अब इसमें है भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र। इसका मतलब ये हुआ कि भू आकृति विज्ञान जो है जियोमॉर्फोलॉजी, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर जो मुख्य इसका विषय जो है, भू आकृति विज्ञान का जो मुख्य विषय है वो है पृथ्वी के विभिन्न उच्चावचों का क्रमबद्ध अध्ययन करना, ठीक है। भू आकृति विज्ञान का प्रमुख विषय क्षेत्र जो है वो है पृथ्वी के विभिन्न उच्चावचों का क्रमबद्ध अध्ययन करना। पृथ्वी पर जितने भी उच्चावच मौजूद हैं, अलग अलग तरह के उच्चावच है, उनका क्रमबद्ध अध्ययन करना भू आकृति विज्ञान का प्रमुख विषय है। उसके बाद भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य बलों का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक बलों में पटल विरूपणकारी बल आते हैं और आकस्मिक बल आते हैं। पटल विरूपणकारी बल किसे कहते हैं? जिसका परिणाम हमें धरातल पर लाखों वर्षों के बाद देखने को मिलता है, जैसे कि हो गया पर्वत निर्माण। तो ये जो पर्वत निर्माण का जो होता है कार्य, ये इसमें जो बल कार्य करते हैं वो लाखों वर्षों के बाद हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो वो हो गया पटल विरूपणकारी। आकस्मिक बल कहते हैं ज्वालामुखी या भूकंप को, जो अचानक से देखने को मिलता है उसे आकस्मिक बल कहते हैं। और पटल विरूपणकारी, इसका जो परिणाम होता है ये हमें लाखों वर्षों के बाद देखने के लिए मिलता है धरातल। अब है बाह्य बल। तो बाह्य बल किसे कहते हैं? बाह्य बल में अपक्षय और अपरदन आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, एक और चीज़ को ऐड किया गया है कि अंतः सागरीय स्थल रूप, मतलब के सागर के अंदर में जो भी स्थल रूप है उसका भी अध्ययन इसमें सम्मिलित कर दिया गया है जियोमॉर्फोलॉजी में। अब हम ये तो हो गया इसका विषय क्षेत्र। बेसिकली इसमें क्या पढ़ा जाता है, पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में पढ़ा जाता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो भी बल कार्य कर रहे हैं, जैसे जो पटल विरूपणकारी बल हो गए उसमें जितने भी बल आ जाते हैं, और दूसरा आकस्मिक बल हो जाता है, ठीक है। इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बाह्य बलों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मुख्य कौन है? अपक्षय और अपरदन। इन दो बलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब हम भू आकृतिक संकल्पनाएं देख लेते हैं कि भू आकृतिक संकल्पनाएं क्या है। तो ये जो संकल्पना है, ये भू आकृति विज्ञान के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संकल्पनाएं दी हैं। थॉर्नबरी ने भी अपने अनुसार संकल्पना दी है भू आकृति विज्ञान की। हटन ने दी है, डेविस ने दी है। बहुत से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संकल्पनाएं दी हैं। तो जिसमें एकरूपतावाद की संकल्पना हम पहले पढ़ते हैं कि एकरूपतावाद की संकल्पना क्या है, ठीक है। तो इसमें थॉर्नबरी के अनुसार जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम आज सक्रिय हैं, मतलब कि भूगर्भिक प्रक्रम, भूगर्भ में पृथ्वी के अंदर जो भी प्रक्रम, जो भी प्रोसेस या जो भी रूल है, वो जो आज सक्रिय है, आज जो काम कर रहा है, वही अतीत में भी काम कर रहा था। लेकिन हो सकता है उसकी जो दर हो, उसके काम करने की जो दर है वो अलग रही हो। ये एकरूपतावाद की संकल्पना है थॉर्नबरी के अनुसार। अब हटन के अनुसार क्या है? वर्तमान अतीत की कुंजी है। प्राकृतिक नियम सृष्टि के प्रारंभ से कार्यरत है। रचना के बाद विध्वंस तथा विध्वंस के बाद रचना प्रकृति का नियम है। हटन के अनुसार
ये जो इनका लाइन है वर्तमान अतीत की कुंजी है। अब ये क्या कहते हैं कि प्राकृतिक नियम जो भी है, जितने भी प्राकृतिक नियम कार्य करते हैं, तो जब से ये पृथ्वी बनी है तब से प्रारंभ से ये कार्यरत है, ये कार्य कर रहे हैं। रचना के बाद विध्वंस और विध्वंस के बाद रचना प्रकृति का नियम है। मतलब ये हुआ कि मानते हैं सपोज कहीं पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ठीक है, कहीं पे ये पर्वत है, ठीक है, अब यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ। अब ये जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो ये क्या होगा कि यहाँ पे एक नई स्थलाकृति का निर्माण करेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये शंकु आकार का होता है। ज्वालामुखी के द्वारा जो भी आकृति बनती है वो शंकु आकार की होती है। तो इसमें अभी जो भी शंकु आकार की जो भी आकृति बन रही है, तो एक नया स्थलाकृति हुआ। तो ये तो रचना हो गया। अब ये तो आंतरिक बलों के द्वारा हुआ। अब इसमें कार्य करेंगे बाह्य बल। मानते हैं इसमें चट्टानें होंगी, कुछ चट्टानें। तो अब इसमें अपक्षय की क्रिया होगी और अपर्दन की क्रिया होगी। जब अपक्षय होगा तो ये जो चट्टानें यहाँ से चटक कर टूट कर हट जाएंगी। अब जब ये हटी तो ये जो आकृति थी बनी, जो ये जो आकृति शंकु आकार की जो आकृति बनी थी वो टूट गई। मतलब किसका विध्वंस हो गया। अब ये अपक्षय के द्वारा तो टूट गई। अब अपर्दन क्रिया के अपर्दन बल के द्वारा या अपर्दन क्रिया के द्वारा एक जगह से इसको दूसरे जगह लेकर जाएगा। अब अपर्दन जहाँ पे इस चट्टान को निक्षेपित करेगी वहाँ पे एक नए स्थलाकृति का निर्माण होगा, वहाँ पे एक नया स्थलाकृति का निर्माण होगा। तो इसी का मतलब क्या हो गया कि रचना और रचना के बाद विध्वंस और फिर विध्वंस के बाद रचना, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है। अब नेक्स्ट है संरचनात्मक नियंत्रण। इसमें थॉर्नबरी कहते हैं कि भूवैज्ञानिक संरचना भू आकृतियों के विकास में एक प्रमुख नियंत्रक कारक है। इसके अंतर्गत शैलों की संरचना व प्रकृति का विचार किया जाता है। संरचनात्मक नियंत्रण में किस चीज़ पर विचार किया जाता है, तो शैलों की संरचना, मतलब शैल किस प्रकार की बनी हुई है, यानी कि चट्टानें किस तरह की बनी हुई है और उन चट्टानों की क्या प्रकृति है, इस पर विचार किया जाता है। वलन, भ्रंश, झुकाव, कठोरता, रासायनिक संघटन, प्रवेश्यता आदि गुणों का प्रभाव स्थलाकृतियों के विकास पर निश्चित रूप से पड़ता है। अब है वुलरिच के अनुसार चट्टानें एक और पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि तैयार करती है, तो दूसरी तरफ समकालीन दृश्यावली के लिए आधार प्रस्तुत करती है। चट्टानें क्या है कि जो इतिहास, हम चट्टानों से पृथ्वी के इतिहास या पृथ्वी के अतीत के बारे में जान सकते हैं। चट्टानों के द्वारा हम चट्टानों का अध्ययन करके पृथ्वी के अतीत के बारे में जान सकते हैं कि ये चट्टान कितनी पुरानी है। वो चट्टान जितनी पुरानी होगी, हम उस चट्टान का जो एज होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि पृथ्वी के इतिहास के बारे में भी जान लेंगे। और दूसरी तरफ ये क्या करती है कि जो समकालीन दृश्यावली के लिए आधार भी प्रस्तुत करती है। संरचनात्मक नियंत्रण में क्या किया जाता है कि शैलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा भू आकृतिक प्रक्रमों का योगदान। इसमें WM डेविस क्या कहते हैं कि स्थलाकृतियों के विकास में प्रक्रम एक प्रभावकारी कारक है। स्थलाकृति का जो भी निर्माण होता है, स्थलाकृतियों का जो भी विकास होता है, जिस भी स्थलाकृति का विकास होगा उसमें जो भी प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी कारक है। प्रत्येक प्रक्रम के कार्य से विशिष्ट स्थल रूप विकसित होते हैं, जैसे नदी अपर्दन से घाटियाँ, नदी निक्षेपण से डेल्टा, हिमानी अपर्दन से यू आकार की घाटी और हिमानी निक्षेपण से हिमोड़ बनते हैं। जैसे नदियों का जब अपर्दन होता है तो नदियों के अपर्दन के द्वारा वहाँ पे घाटियाँ बन जाती है। ठीक है। अब जहाँ पे नदियों का अपर्दन हुआ तो नदियों का निक्षेपण जहाँ पे होगा वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होगा। हिमानी अपर्दन जब होगा तो वहाँ पे यू आकार की घाटी बन जाती है और जब हिमानी का निक्षेपण होगा तो वहाँ पे हिमोड़ बन जाते हैं। प्रक्रमों की तीव्रता पर शैलों की संरचना, ढाल, स्थानीय जलवायु आदि का नियंत्रण होता है। प्रक्रमों की जो भी तीव्रता है, जिस भी स्पीड में जो भी प्रोसेस है वो काम कर रहा है, उस पर किस चीज़ का नियंत्रण होता है, तो शैलों की संरचना, शैल किस तरह के बने हुए हैं,
ढाल और स्थानीय जलवायु कैसी है, इसका नियंत्रण होता है प्रक्रमों की तीव्रता पर। नेक्स्ट हमारा है भू आकृतिक चक्र। तो भू आकृतिक यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि भू आकृतिक विकास में चक्रीय संकल्पना का प्रतिपादन डेविस ने किया था। डेविस के अनुसार भू आकृतिक चक्र क्या है? मानव जीवन की तरह स्थलाकृतियों के विकास में भी विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। कोई भी स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होती है। डेविस की अवधारणा की आलोचना पेंक ने की। तो डेविस के अनुसार जिस तरह से ह्यूमन एज होता है, ह्यूमन लाइफ का एक एज होता है, जैसे हमारा एक एज होता है कि हम इस एज पे है या हमारा ये एज हो रहा है, किसी का 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, किसी का 50 साल, 60 साल, 70 साल। इसी तरह से क्या होता है कि जो भी स्थलाकृति का विकास हो रहा उसका भी एक एज होता है, एक अवस्था होती है। ठीक है, तो कोई भी स्थलाकृति उसका जो संरचना होता है, कोई भी स्थलाकृति की जो संरचना होती है वो प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होती है। उसमें जो भी प्रोसेस काम कर रहा है और जो स्टेज है उसका रिजल्ट वो क्या रहता है, स्थलाकृति रहता है, उसका प्रतिफल रहता है। अब डेविस ने जो ये अवधारणा दी कि कोई भी स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होती है, डेविस की इस अवधारणा की आलोचना पेंक ने की थी। मतलब इसके विपरीत बोल रहे थे, इसको सही नहीं मान रहे थे। पेंक की अवधारणा इस पर क्या आई कि उत्थान तथा निम्नीकरण, मतलब कि कहीं कहीं पे क्या होते हैं कि सागरों में ऐसा देखा जाता है कि द्वीप अचानक से ऊपर उठकर आ जाते हैं, उसे उत्थान कहते हैं। और कहीं कहीं पे अचानक से निम्नीकरण हो जाता है, मतलब वो डूब जाते हैं, उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, उसे निम्नीकरण कहते हैं। तो उत्थान और निम्नीकरण की दरों के आपसी संबंधों का प्रतिफल क्या होता है, स्थल रूप होता है। अब थॉर्नबरी क्या कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न अपरदनकारी साधनों के कार्य करने से भू आकृतियों का एक व्यवस्थित अनुक्रम उत्पन्न होता है। तो थॉर्नबरी के अनुसार जो भी अपरदनकारी साधन है, अपरदन के लिए जो भी साधन कार्य करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि भू आकृतियों का एक व्यवस्थित अनुक्रम उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट है गतिक तंत्र। तो गतिक तंत्र क्या होता है? तो पृथ्वी सदैव गतिशील है। पृथ्वी तो हर टाइम घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही, घूम रही है। अतः यह एक गतिशील तंत्र है, डायनेमिक सिस्टम है। इसी कारण यहाँ प्रतिफल परिवर्तन होता है। प्रतिफल यहाँ हमेशा एक जैसा नहीं होता है। पृथ्वी में जो भी प्रतिफल होता है वो एक जैसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसके घूर्णन की वजह से, हमेशा पृथ्वी के गतिशील होने के वजह से, गति करते रहने की वजह से जो भी स्थलाकृति का प्रतिफल होता है वो क्या होता है कि परिवर्तित होते रहता है। कुछ परिवर्तन बहुत मंद गति से होते हैं जिनका प्रभाव भूपृष्ठ पर लाखों वर्षों के बाद दिखता है। कुछ परिवर्तन क्या होते हैं कि बहुत धीरे धीरे होते हैं, जो हम लोगों को लाखों वर्षों के बाद भूपृष्ठ पर स्थल पर देखने के लिए मिलते हैं। धरातल पर परिवर्तन का क्रम निरंतर जारी है। हमारे धरातल पर परिवर्तन हमेशा होते रहता है। निर्माणकारी तथा विनाशकारी शक्तियाँ सदैव क्रियाशील है। कोई शक्ति है जिसकी वजह से नई स्थलाकृति का निर्माण हो रहा, तो कोई ऐसी शक्ति भी कार्य कर रही जिस स्थलाकृति का निर्माण हुआ है उसका विनाश हो रहा है। तो कुछ निर्माणकारी शक्तियाँ कार्य करती है तो कुछ विनाशकारी शक्तियाँ भी कार्य करती है हमेशा। महाद्वीपों का उत्थान, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी उद्गार, गतिशील बाह्य कारकों द्वारा अपरदन या निक्षेपण के परिणाम स्वरूप परिवर्तन जारी रहता। परिवर्तन किस तरह जारी रहता? तो कहीं पे महाद्वीपों का उत्थान हो जाता है, महाद्वीप ऊपर उठ जाते हैं, कई पर्वतों का निर्माण होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार भी होता है। और बाह्य कारक क्या होते हैं? अपरदन और निक्षेपण की वजह से भी स्थलमंडल में परिवर्तन होते रहता है। अब है स्थल रूपों के विकास में जटिलता। थॉर्नबरी के अनुसार स्थलाकृतिक विकास में सरलता की अपेक्षा जटिलता अधिक पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्थलाकृतिक विकास, जहाँ पे भी कोई भी स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है तो उसमें वो आसानी से नहीं बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत कठिनाई होती है, तब जाके वो स्थलाकृति बनती है। सपोज़ कोई पर्वत का निर्माण ही हो रहा है तो पर्वत का निर्माण आसानी से नहीं होता है,
उसमें बहुत से बल कार्य करते हैं, बहुत सी शक्तियाँ कार्य करती है, बहुत से प्रक्रम कार्य करते हैं, ठीक है। तब जाके, और बहुत टाइम भी लगता है, तब जा कर के वो क्या होता है, एक पर्वत का निर्माण होता है। किसी भी क्षेत्र में एक प्रक्रम अधिक प्रभावी हो सकता है, लेकिन गौण रूप में अन्य प्रक्रम भी वहाँ कार्य करते हैं। तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में एक प्रक्रम बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता है, प्रभावी नहीं होता है, दूसरे तरीके से गौण रूप से वहाँ दूसरे प्रक्रम भी कार्य कर रहे होते हैं। स्थलाकृतियों का विकास केवल एक ही अपर्दन चक्र का परिणाम नहीं होती, बल्कि अनेक अपर्दन चक्रों का प्रतिफल होती। किसी भी स्थलाकृति का विकास हो रहा तो उसमें सिर्फ एक ही अपर्दन चक्र कार्य नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जो अपर्दन है वो सिर्फ नदियों के द्वारा ही हो रहा, उसमें बहुत सी अपर्दन क्रियाएं कार्य करती है। कभी वो हवाओं के द्वारा अपर्दित होगा तो कभी नदियों के द्वारा अपर्दित होगा। एक चक्र परिणति तक पहुँचे उससे पूर्व ही भंग हो जाता है। जब तक कोई एक चक्र जो है चल रहा तो वो एक किसी परिणाम तक पहुँचे उससे पहले ही वो टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, तथा उस स्थल रूप पर दूसरा चक्र सक्रिय हो जाता है और उसी स्थल रूप पर दूसरा जो चक्र होता है वो सक्रिय हो जाता है, काम करने लगता है। प्रक्रम तथा चक्र के आधार पर भू आकृतिक विकास में जटिलता आ जाती है। प्रक्रम और चक्र के आधार पर भू आकृतिक विकास में क्या आ जाती है, जटिलता आ जाती है। कुछ स्थलाकृतियाँ साधारण व सरल होती, किंतु अधिकांश मिश्रित व बहुचक्रीय होती है। कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण जो होता है वो साधारण और सरल होता है, लेकिन अधिकांश जो स्थलाकृतियाँ होती है वो मिश्रित और बहुचक्रीय होती हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर था भू आकृति विज्ञान, विषय प्रकृति और विषय क्षेत्र, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।